नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। पिछली दो वीडियो के अंदर भी हमने समांतर माध्य की गणना करनी सीखी है, लेकिन हमारे विधियां अलग अलग है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डायरेक्ट मेथड से, सेकंड वीडियो के अंदर हमने शॉर्टकट मेथड से, और आज हम स्टेप डेविएशन मेथड से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज तीन तरह की होती है। तो सबसे पहली सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें आंकड़ों को व्यक्तिगत रूप में देखा जाता है। तो इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी में स्टेप डेविएशन मेथड विधि से हम सम को सोल्व नहीं कर सकते। वहां पर सिर्फ दो ही विधियों से ही हम सम को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मदों की संख्या दी होती है, कोई उनकी आवर्ती वगैरह कुछ नहीं होती। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों मेथडों से हमने इंडिविजुअल सीरीज के सम सोल्व करने सीख लिए हैं, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से। उसके बाद आती है हमारी खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी तीनों माध्यमों से हम सम को सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट विधि से भी, शॉर्टकट मेथड से भी और स्टेप डेविएशन मेथड से भी। परीक्षा के अंदर अगर विधि ना बताई गई हुई हो तो हम किसी एक विधि के द्वारा सम को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड स्टेप डेविएशन मेथड में एक बात सबसे पहले ध्यान रखी जाती है कि जब पदों के मूल्य का अंतर बराबर हो तब ही ये विधि अप्लाई की जाती है। किस तरह से? जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक स्थलाकृतिक मानचित्र पर कुछ स्थानों की संख्या तथा इनकी ऊंचाइयां निम्न तालिका में दिए गए हैं। इस स्थलाकृतिक मानचित्र पर दर्शाए गए भूतल की समुद्र से औसत ऊंचाई प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात करनी है। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ज्ञात करनी थी, लेकिन हम इसको पद विचलन विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड जब ही अप्लाई किया जा सकता है जब पदों के अंदर एक समान अंतर हो। कौन से पदों का? जैसे समुद्र, यहाँ पर पद कौन सा है? समुद्र तल की ऊंचाई। इनमें अंतर देखते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एक समान अंतर है, तो यहाँ पर यह विधि लागू हो सकती है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है जहां पर एक समान अंतर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6, 12, 18, यानी कि जो सा हमारा मद दिए होते हैं, मद आइटम वगैरह जो सी चीज दी, मान लिया नंबर दिए गए हैं आपके अलग अलग विद्यार्थियों के, अगर वो नंबर इस तरह से है 5, 10, 15, 20, 25, जब अप्लाई कर सकते हैं, या नंबर किस तरह से दिए हुए हो 10, 20, 30, वहां पर यह विधि अप्लाई नहीं की जा सकती जहां पर नंबर ऐसे दिए हुए हो 2, 3, 5, 8, 11, यानी कि एक समान अंतर होगा जब ही हम स्टेप डेविएशन विधि को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इस सम को सोल्व करते हैं। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम क्या देखते हैं कि x बार इक्वल टू है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ गुणा में c। ए का मीन क्या है? अज्यूम्ड। सिग्मा का मतलब जोड़ करना है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, डी एक्स डैश हम निकालेंगे। सिग्मा एफ कितनी फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई में सी। कॉमन फैक्टर लेना होता है जितनी आइटम होती है। सी का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर। फार्मूला अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा सम को सोल्व करते करते। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने लिखा समुद्र तल से ऊंचाई, इनको x से डिनोट कर लिया, 10, 20, 30, 40, 50, और जो सी फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी लिख ली। सबसे पहले हम dx निकालते हैं। dx का मतलब क्या है कि पद विचलन कितना है अज्यूम्ड मीन से। अज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पर बीच का 50 ले लिया, तो 50 लिया है, तो अज्यूम्ड मीन से डिफरेंस x माइनस ए, 10 माइनस 50 तो माइनस 40, 10 माइनस 20 तो माइनस 30। दोबारा से करते हैं, 10 माइनस 50 माइनस 40, फिर 20 माइनस 50 माइनस 30, फिर 30 माइनस 50, तो उसका आंसर आ गया माइनस 20। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, -10, 0,
फिर प्लस के 10, 20, 30, 40, ये हमारा एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डी एक्स डैश निकालते हैं। dx पहले निकाल लिया, अब उससे अगला नाम दे दिया, डैश लगा दिया। ये किस तरह से निकलेगी, dx यानी कि जो सा हमने विचलन ज्ञात किया था उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। कॉमन फैक्टर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना है, 10-10 का कॉमन फैक्टर आ रहा है इसके अंदर। ये 10-10 का कॉमन फैक्टर है तो 10 से डिवाइड करते हैं। 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 4, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे -3, फिर -2, 1, इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, f मल्टीप्लाई में डी एक्स डैश, फ्रीक्वेंसी का और क्या है, पद विचलन का आपस में गुणा करना है। यहाँ पर -4 है और फ्रीक्वेंसी 4 है तो गुणा करेंगे तो -16, फिर -3 की और 5 की गुणा करेंगे -15। इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे और अंत में सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना आ जाएगा, जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये -20 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे सिग्मा एफ, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी 27 स्थान दिए हुए थे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 27 आ गई। उसके बाद हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन है 50। उसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स डैश है, -20 आया है, ब्रैकेट में लिख लिया, बाहर प्लस है तो यहाँ पर माइनस में लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। नीचे फ्रीक्वेंसी 27 और मल्टीप्लाई में कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमने 10 लिया था, 10 था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 50 प्लस और माइनस के आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये सिंबल माइनस का बन गया। 20 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाय 27, 50 - 200 बटा 27, और जब हम 200 को 27 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.407। तो हमारा जो सा उत्तर आ जाएगा ये आ गया 42.59 मीटर, यानी कि जो सी औसत ऊंचाई है वो 42.59 मीटर है। तो इस तरह से हमने स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करना है। इस सम को हम डायरेक्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, शॉर्टकट वे से भी सोल्व कर सकते थे, और स्टेप डेविएशन से अभी किया है। अगर पेपर के अंदर मेंशन ना किया हुआ हो तो हम कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विधियां क्यों बनाई गई हुई है कि जैसे जैसे हमारे कैलकुलेशन यानी कि सम के अंदर आंकड़े बढ़ते जाते हैं तो जो सी ये विधियां होती है, जैसे शॉर्टकट मेथड है तो वो हमारी गणना को आसान बना देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गणना कितनी आसान होगी कि जितना ये जोड़ किया है, सिर्फ यहाँ पर आके हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टेप वाइज देखें तो कैलकुलेशन क्या है, काफी आसान बन चुकी हो, आसान थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारी थर्ड टाइप की सीरीज होती है अखंडित श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज। तो वहां पर भी यही है कि हम तीनों माध्यमों से हम अंकगणितीय माध्य निकाल सकते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो आज हम स्टेप डेविएशन मेथड को के द्वारा सम को सोल्व करते हैं। ये कल वाला सम लिया हुआ है, इसमें क्या कहा था कि प्रत्यक्ष एवं लघु विधियों द्वारा, और हम इसको आज पद विचलन विधि, यानी कि एग्जाम में क्या हो सकता था, इन दोनों की जगह एक वर्ड लिख दिया जाता है, पद विचलन विधि द्वारा 50 विद्यार्थियों के भूगोल में प्राप्त अंकों का अंकगणितीय माध्य x बार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यह चीज भी देखनी है कि क्लास इंटरवल अगर एक समान है, यानी कि क्लास इंटरवल ये वर्गांतर है 0 से 10, 10 से 20, सभी में 10-10 का अंतर है, तभी स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि एक समान का मतलब इनमें अगर डिफरेंस 5 का होता है, इनमें 5, इनका 5, या इनमें 20, इसमें 20, इसमें 20, यानी कि एक समान अंतर होना चाहिए क्लास इंटरवल में, जब ही हम क्या है स्टेप डेविएशन फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। ये फार्मूला है, सेम है, ए अज्यूम्ड मीन सिग्मा एफ डी डैश, यहाँ पर डी डैश लिख लिया, एक्स नहीं लिखा, एन का मतलब सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में सी कॉमन फैक्टर। अंक है, जो सा हमारा माध्य आएगा अंकों का आएगा। पिछले में हमने समुद्र तल से ऊंचाई निकाली थी, तो फ्रीक्वेंसी है तो हमारा माध्य इसके अंदर से आएगा, और माध्य किसके बीच में लाई करेगा, हमारा 0 से लेकर 60 के बीच का होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं संख्याओं के बीच के अंदर से ही हमारा माध्य निकलता है। तो हमने पहले x के नीचे हमने अंक लिख लिए,
एफ लिख लिया, फ्रीक्वेंसी जितनी विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हम मिड पॉइंट निकालते हैं, जो सा हमारा क्लास इंटरवल है 0 और 10। L1 जो सी हमारी लिमिट है ये L2, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, तो हमारा मिड पॉइंट 5। L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो ये 15। इसी तरह 25, 35, 45, 55। अब जो सा हमारा यहाँ पर था ये चीज मिड पॉइंट लेकर हम यहाँ पर पहुंच गए, यानी कि जो सा 0 से 10 4 बच्चों के नंबर आए हैं, 0 से 10 हमने ज्यूम कर लिए कि 5 के मिडिल पॉइंट ले लिया। हमें ये नहीं पता था उनके 2 आए हैं, 6 आए हैं, या 10 से 20 नंबर 6 बच्चों के आए हैं, हमें ये नहीं पता उनके 11 आए हैं, 18 आए हैं, 17 आए हैं। तो हमने इसकी मिड वैल्यू निकाल ली 15। तो जो सी ये वैल्यू है इसके अंदर से ही मीन निकलना है। तो यहां से हम एक ऐसा अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य चूज करते हैं जिसके जो क्या है सेंटर से में हो। सेंटर में यानी कि हम 25 ले सकते हैं, तो ये क्या है 35 भी ले सकते हैं, लेकिन 6 आइटम होने के कारण क्या है हमने 20 जो उनसे छात्र है उनके 25 नंबर है, तो यहाँ पर हमने कल्पित माध्य 25 चूज कर लिया। ऐसा नहीं है कि हम 35 से नहीं सोल्व कर सकते, 35 से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है गणना थोड़ी सी डिफिकल्ट या गणना थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लिया। अब हमने विचलन निकाला है डेविएशन M-A, यानी कि मिड पॉइंट में से कल्पित माध्य माइनस करना है। मिड पॉइंट 5 है, कल्पित माध्य 25, 5 माइनस 25 माइनस 20। फिर आज गया हमारा 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 25 माइनस 35 नहीं 35 माइनस 25 तो हमारा पॉजिटिव में 10, 45 माइनस 25 पॉजिटिव में 20, फिर 30। ये गणना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब डी तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, अब उससे अगला स्टेप लिख लिया हमने डी डैश। डी डैश क्या होगी, जितना हमारा डेविएशन आया है उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कॉमन फैक्टर 10 का है तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 20 माइनस 20 को 10 से डिवाइड किया -2, 10 को माइनस 10 को 10 से डिवाइड किया तो -1, इसी तरह 0 1 2 3 आ गया। तो हमारा एफ डी डैश 2 की मल्टीप्लाई 4 से, एफ 4 है फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना आ गया -8, 6 की मल्टीप्लाई -1 से -6। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया तो हमारा सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया 19 आ गया, और हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50। सम को सोल्व आगे करते हैं। फार्मूला क्या है इसका, x बार इक्वल टू a, अज्यूम्ड मीन 25, सिग्मा एफ डी डैश 19 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई में सी कॉमन फैक्टर कितना है 10। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमने पाया a इक्वल टू 25 है, यानी कि अज्यूम्ड मीन सिग्मा एफ डी डैश, या इसको हम एफ डी प्राइम भी बोल देते हैं मैथमेटिकल में। तो ये कितना आया 19 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई में कॉमन फैक्टर कितना था 10। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या पता चला 25 प्लस 3.8, तो हमारा आंसर कितना है 28.8 अंक या मार्क्स। यानी कि जौन सा हमारा माध्य आएगा तो वो इसके अंदर से आएगा। और हम अगर हम यहाँ देखें तो 20 से 30 ज़्यादा बच्चे हैं 50 में, तो 20 बच्चों के नंबर तो 20 से 30 के पास है, तो हमारा औसत इनके बीच में ही आना चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको क्या है थोड़ी थोड़ी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर मान लिया आपका माध्य 8 आता है 10 आता है, तो हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि ये माध्य तो कभी आएगा नहीं कि 0 से लेकर 20 तक का, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। और लास्ट के पॉइंटों का माध्य भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत कम है बच्चों की। अधिकतर बच्चे कहाँ हैं हमारे 20 से लेकर 40 के बीच में 30 बच्चे हैं, तो इनके बीच में ही हमारा उत्तर आना था। तो हमारा उत्तर आया 28.8 मार्क्स। तो हमने जो सा माध्य था, माध्य की तीनों विधियों के द्वारा उसके सम सोल्व करने सीख लिए। एक स्टेप क्लियर हुआ हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का। अगला स्टेप है हमारा मीडियन एवं मोड। कुछ आपको मेरिट तथा डीमेरिट्स भी हमें पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन्स के। तो कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि
समांतर माध्य के क्या गुण है या समांतर माध्य के क्या अवगुण है, दो दो गुण व अवगुणों के बारे में बताइए। तो मेरिट्स तो सबसे पहले ये है कि जो सा हमारा अर्थमेटिकल मीन है काफी सरल होता है, कैलकुलेट करना भी और समझना भी क्या है, काफी सरल है। दूसरा क्या है, ये पूरी की पूरी सीरीज का क्या है, प्रतिनिधि होता है, यानी कि जितनी मान लिया हमारे क्लास में से नंबरों का औसत निकाला तो वो पूरी की पूरी क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये चीज भी बहुत अच्छी होती है माध्य की। मान लिया हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन की गेहूं का औसत निकाला, तो जब हम उस माध्य को बताएंगे या औसत को बताएंगे तो वो हमारे 10 एकड़ का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके लिए हमें किसी तरह की अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती, जैसे डाटा दिया हुआ है वैसे ही डाटा रख कर हम उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ना तो हमें आरोही क्रम में लगाने पड़ते हैं और ना ही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पड़ते हैं। उसके बाद कुछ इसके दोष भी है। दोष आप सभी को पता है कि कई बार क्या है, जो सी हमारी वैल्यू दी होती है उसके अंदर जब कोई वैल्यू चरम मूल्य पर होती है तो उसका प्रभाव क्या है, सारे के सारे औसत के ऊपर पड़ता है। उदाहरण के लिए हम समझे, मान लिया अब हरियाणा के अंदर कोरोना केसेस है, उसका हम माध्य निकालते हैं या औसत निकालते हैं, हरियाणा के प्रत्येक जिले में कितने मरीज है। तो हम देखते हैं कि जो सा नूह है, फरीदाबाद है, पलवल है, गुड़गांव है, वहां पर मैक्सिमम मरीज है और बाकी के जिलों में 2 है, कहीं पर 1 है और कहीं पर 0 है। अगर हम औसत निकालेंगे तो जो सा औसत आएगा लगभग 10 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 22 जिले हैं और 220 मरीज के आसपास मरीज हुए हैं। तो 220 डिवाइड बाय 22, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक जिले के अंदर 10-10 मरीज होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कुछ ही, यानी कि जो से चरम मूल्य थे, 4 डिस्ट्रिक्ट का चरम मूल्य का प्रभाव पूरे के पूरे औसत के ऊपर पड़ गया है। कई बार क्या होता है कि जो से इसका औसत निकलता है वो भी काफी हास्यास्पद निकलता है। जैसे मान लिया 2 परिवार हैं, एक परिवार में 3 बच्चे हैं और एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अगर हम दोनों का औसत निकालते हैं तो प्रत्येक परिवार का औसत आएगा 2.5 बच्चे। अब 2.5 बच्चे कैसे होंगे, बच्चे या तो 2 होंगे या 3 होंगे। इस तरह हम अगर सामान्य लोगों को बता रहे हैं तो कई बार इसका जो सा परिणाम होता है हास्यास्पद होता है। और कई बार क्या है, भ्रमात्मक निष्कर्ष भी निकल आते हैं। मान लिया आप क्या है, कोई एक स्टूडेंट है, वो स्टार्टिंग के दिन 4 घंटे पढ़ा, अगले दिन 6 घंटे पढ़ा और अगले दिन 8 घंटे पढ़ा, तो टोटल 18 घंटे पढ़ा, यानी कि औसत को निकालेंगे तो उसका 6 घंटे औसत निकल जाएगा। लेकिन एक बच्चा हर रोज 6-6 घंटे पढ़ रहा है तो उसका वो स्थिर है, हर रोज उसका भी औसत, यानी कि 3 दिन में 18 घंटे पढ़े। और एक बच्चा ऐसा है, पहले दिन 8 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 6 घंटे पढ़ा और तीसरे दिन 4 घंटे पढ़ा, और इसका औसत निकालेंगे तो उसका भी 6 घंटे पढ़ाई का औसत आएगा। लेकिन अगर हम देखें जो सा पहले नंबर पर स्टूडेंट है वो क्या है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। पहले वो 4 घंटे पढ़ता था, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे। दूसरा स्टूडेंट स्थिर रूप से पढ़ रहा है और तीसरा स्टूडेंट के अंदर डाउनफॉल हो रहा है, वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को कम करता आ रहा है। लेकिन हम औसत से यही कह रहे हैं कि वो तीनों बच्चे एक समान पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे कुछ मेरिट एवं डीमेरिट थे। कल को हम मीडियन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।